दोस्तों, आलिया भट्ट की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है जिगरा। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो मैं इसी का रिव्यू करूंगा। ट्रेलर जैसे ही चालू होता है, पहले ही सीन में आलिया किसी के साथ बैठी हुई है, उसको अपनी कहानी बता रही है और आलिया बता देती है कि उसका भाई जेल में है और सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। 3 ही दिन में उसके भाई को बचाया जा सकता है। इसके बाद पूरे ट्रेलर में आखिर तक यही दिखाया गया है कि किस तरह आलिया भट्ट लड़ रही है, जेल तोड़ रही है, अपने भाई को बचा रही है। कुछ दिनों पहले निर्माता मुकेश भट्ट की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सैवी, जिसकी हीरोइन थी दिव्या खोसला, जिसमें हर्षवर्धन राणे भी थे और अनिल कपूर भी था। हर्षवर्धन दिव्या का पति था, वो भी जेल में था और सिर्फ 3 ही दिन बचे थे दिव्या को उसको बचाने के लिए। तो दोनों की कहानी 100% एक ही है, बस डिफरेंस इतना है कि वहां दिव्या का पति था, यहां आलिया भट्ट का भाई है। अब आप कहेंगे कि भाई दोनों ही फिल्में एक कहानी पर कैसे बनाई जा सकती हैं? तो अब मैं आपको असली कहानी बताता हूं कि इन दोनों ही फिल्मों की एक ही कहानी क्यों है। एक फ्रेंच फिल्म थी जिसका नाम था एनीथिंग फॉर हर, वो एक हिट फिल्म थी। उस फिल्म को इंग्लिश में बनाया गया। इंग्लिश फिल्म का नाम है नेक्स्ट 3 डेज। इस फिल्म का हीरो है रसेल क्रो और ये इंग्लिश फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने इस फिल्म के हिंदी में बनाने के राइट्स ले लिए। तो महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने इस फिल्म को टी सीरीज के साथ मिलकर बनाया सैवी नाम से और इस फिल्म में मेन रोल किया है दिव्या खोसला ने। यानी कि फिल्म सैवी में दिव्या खोसला अपने पति हर्षवर्धन को 3 दिन में जेल से निकालती है। यह फिल्म बनी, रिलीज हुई और कुत्ता भी देखने नहीं गया। कुछ दिनों के बाद यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और आज भी आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, क्योंकि यह फिल्म आलिया भट्ट ने भी देखी थी और आलिया को यह फिल्म बहुत पसंद थी। तो जब आलिया भट्ट ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पहली फिल्म इसी कहानी पर बनाएगी। तो आलिया भट्ट ने भी इंग्लिश फिल्म नेक्स्ट 3 डेज को ही हिंदी में कॉपी करके फिल्म बनाई है जिगरा। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों ही फिल्में एक इंग्लिश फिल्म को कॉपी करके बनाई गई है। यही वजह है कि दोनों की कहानी बिल्कुल 100% सेम है, सीन टू सीन बिल्कुल सब कुछ सेम है। अब जबकि फिल्म सैवी रिलीज हो चुकी है और सेम कहानी पर अगर फिल्म जिगरा आ रही है तो निर्माता को अदालत में जाना चाहिए और इस फिल्म को रुकवा देना चाहिए। लेकिन निर्माता मुकेश भट्ट की प्रॉब्लम यह है कि आलिया भट्ट उसकी भतीजी है, तो जाहिर सी बात है मुकेश भट्ट अदालत जा नहीं सकता। अदालत जाएगा, फिल्म को रुकवाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि फैमिली में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि फिल्म जिगरा भले ही सैवी की कॉपी हो, लेकिन यह फिल्म रिलीज होगी, इस फिल्म को रोका नहीं जा सकता। यह अलग बात है कि आलिया का ड्राइवर, ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन फिल्म जिगरा के साथ एक बहुत बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वायाकॉम 18 ने, जो एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और मुकेश अंबानी का है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जबकि मुकेश भट्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि भाई मैं इस इंग्लिश फिल्म को कॉपी करके ये हिंदी फिल्म सैवी बना रहा हूं, उसके बावजूद भी वायाकॉम 18 फिल्म जिगरा में पैसे लगाने के लिए तैयार कैसे हुआ? जो भी वायाकॉम 18 के कर्ता धर्ता थे उनको पहले दिन से ही यह पता था कि यह फिल्म चलने वाली नहीं है, यह फिल्म डिजास्टर होगी, जो भी इसमें पैसा लगा है वो बर्बाद होने वाला है। उसके बावजूद भी उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए पैसा कैसे दिया? बस यही वो तरीका है जिससे कॉर्पोरेट हाउसेस में काम करने वाले खुद ही अपनी कंपनी को बर्बाद किया करते हैं, खुद ही अपनी कंपनी को लूटा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि करण जौहर ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया था। आलिया भट्ट करण जौहर को अपने फादर की तरह मानती है, तो जाहिर सी बात है जब आलिया भट्ट ने करण जौहर से कहा कि मेरी ये पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, आप इस पे अपना नाम डाल दो, तो करण ने अपना नाम डाल दिया। हालांकि करण का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह से। तो जब आलिया वायाकॉम 18 के पास गई कि देखो भाई मैं ये फिल्म बना रही हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं और करण जौहर भी प्रोड्यूसर है, तो जाहिर सी बात है वायाकॉम 18 वालों ने मान लिया था कि भाई ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है और ये फिल्म चलनी ही चलनी है, वायाकॉम को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। और जो वायाकॉम के कर्ता धर्ता थे उनका कमीशन तो उसी वक्त फिक्स हो ही गया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि हर कॉर्पोरेट हाउस में एक टीम है जो कहानी सुनती है और वो डिसाइड करती है टीम कि ये कहानी अच्छी है या नहीं है, इस कहानी पर फिल्म बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में 100 फिल्मों में से सिर्फ 5 फिल्में चलती हैं, 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं। तो वो जो टीम में काम करते हैं वो कितने बड़े गधे हैं, कितने बड़े उल्लू के पट्टे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब वायाकॉम 18 के ऑफिस में इस फिल्म की कहानी का नरेशन हुआ तो आलिया भट्ट अपने डायरेक्टर के साथ गई, कहानी सुनाई
और जिन लोगों ने कहानी सुनी उन्होंने कहा कि भाई ये तो कमाल की कहानी है, ये तो इतनी जबरदस्त कहानी है कि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसी कहानी कभी पहले सुनी ही नहीं, उनको क्या पता कि ये इंग्लिश फिल्म की कहानी है। ये जो कहानी सुनने वाली टीम है ये कौन लोग हैं? ये 5-6 लड़के लड़कियां होते हैं, इनकी तनख्वाह होती है 25-50 हजार रुपए। अब जिस आदमी की तनख्वाह ही 25-50 हजार रुपए है तो उसका IQ लेवल क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये सारे लड़के लड़कियां इंग्लिश खूब बोला करते हैं, इनको सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, इसके आगे पीछे इन बेचारों को कुछ पता नहीं होता। तो जब नरेशन खत्म हुआ उन लड़कियों ने आलिया से क्या कहा? मैम, ओ माय गॉड मैम, what a story ma'am, see my hand ma'am, I can't believe it, so good story, oh my god ma'am, I never heard such a good story before ever। मैम, मैं आपको सच्ची बोलूं, मैंने पिछले 5-10 साल में इतनी बढ़िया कहानी नहीं सुनी। ओ माय गॉड मैम, वी आर सो लकी कि आप हमारे पास इस कहानी को लेकर आई हो। आप अंदाजा लगाइए कि इन 25-50 हजार सैलरी वालों के सामने आलिया भट्ट बैठी है, कहानी सुना रही है, तो इनकी क्या औकात है कि ये कह दे कि ये क्या वाहियात कहानी है। ठीक है जी, कहानी पास हो गई, प्रोजेक्ट डन हो गया, और जो वायाकॉम के कर्ता धर्ता थे उनको पता चल गया कि भाई 5-10 करोड़ रुपए उनकी जेब में आने वाले हैं, कंफर्म हो गए, बात खत्म। तो ये सब कुछ होने के बाद आलिया भट्ट अपने घर जाने लगी। तो उसके बाद जो ये लड़के लड़कियां कहानी सुन रहे थे ये आलिया के पास आए सेल्फी लेने के लिए। मैडम, कैन आई टेक वन सेल्फी विद यू प्लीज। अब इन सब लोगों ने आलिया भट्ट के साथ अपनी सेल्फी ले ली। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कहानी सुनने वाले हैं अगर वो एक्टर के साथ एक सेल्फी लेने के लिए मरते हैं, उनकी ये औकात है कि अगर उनको एक सेल्फी मिल जाए तो उनकी लाइफ बन जाए, तो वो कहानी के बारे में बुरा कैसे कह सकते हैं? और जब वायाकॉम जैसी कंपनी इस कहानी को ओके कर सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बॉलीवुड में फिल्मों का स्तर कहां चला गया है, फिल्मों का लेवल क्या हो गया है। ये जितने भी बॉलीवुड वाले हैं अपने आप को जीनियस कहते हैं, लेकिन एक नंबर के लुक्खे हैं। ये इतने बड़े लुक्खे हैं कि इनके पास अपनी एक ओरिजिनल कहानी नहीं है किसी फिल्म को बनाने के लिए। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना जानते हैं, या साउथ फिल्म को कॉपी करेंगे, या कोरियन फिल्म को कॉपी करेंगे, या किसी इंग्लिश फिल्म को कॉपी करेंगे। जब तक ये कॉपी ना कर ले ये लुक्खे किसी फिल्म को बना नहीं सकते। तो कुल मिलाकर हकीकत ये है कि ये जो फिल्म जिगरा है ये एक नंबर की वाहियात फिल्म है, एक नंबर की घटिया फिल्म है। और मैं आज ही गारंटी के साथ कह सकता हूं, ब्लैंक पेपर पर लिखकर दे सकता हूं कि आलिया भट्ट की इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर ये वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।